नमस्कार मित्रों। वो शायर तो चला गया, लेकिन बहुत सारी बातें, बहुत सारी यादें हमारे लिए छोड़ गया। जो यादें शायद दशकों तक, लंबे अरसे तक हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिलो दिमाग में छाई रहेंगी और कुल बुलाती रहेंगी। वह शख्स एक ऐसा शायर था जिसके दीवानों और प्रशंसकों में प्रधानमंत्री स्वयं भी, आज के प्रधानमंत्री वो भी हैं, और पूर्व प्रधानमंत्री भी उनके बिल्कुल प्रशंसकों की कतार में बिल्कुल खड़े दिखाई देते रहे हैं। उनमें डॉक्टर मनमोहन सिंह भी शामिल हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी भी शामिल हैं, और उस वक्त की प्रतिपक्षी नेता सुषमा स्वराज और पाकिस्तान के उस वक्त के प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी शामिल हैं। इतनी शख्सियतें जो परस्पर विरोधी हैं, परस्पर जिनके बीच में टकराव की मुद्रा है, वो सारी के सारी शामिल हैं। और दरअसल मैं एक सच्चाई, एक हकीकत की ओर भी आपका ध्यान खींचना चाहूँगा कि हमारे सियासतदानों ने दो शायरों का जिक्र, गालिब को छोड़ दें, गालिब तो बहुत बड़ी शख्सियत हैं, उनके अलावा, गालिब के अलावा दो शायरों का जिक्र लगभग हर बड़े राजनीतिज्ञ ने उनके शेरों के माध्यम से किया। और उनके शेरों के माध्यम से आप ये कह सकते हैं कि उनके शेरों को एक अपनी प्रवक्ता बनाकर, अपना स्पोक्स वर्ड्समैन बनाकर उनको पेश करते रहे, कोट करते रहे। अपने मन की बात कहने के लिए उनके शेरों को कोट किया गया। और ये दो शायर थे मित्रों, एक दुष्यंत कुमार के शेर जो हैं सिर्फ आपातकाल नहीं बल्कि हालात हाजरा की जो सियासत है, जो राजनीति है, उस पर भी तीखी टिप्पणी के साथ हमेशा कोट किए जाते रहे। और इनके प्रशंसकों में मित्रों मीना कुमारी जैसी शख्सियत भी थी। मीना कुमारी ने अपने ज़्यादातर प्रशंसकों को जब भी ऑटोग्राफ दिए, ऑटोग्राफ के ऊपर पहले इस शख्स का शेर लिखा, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। उसके नीचे ब्रैकेट में शायर का नाम भी लिखा, और नीचे उसके बाद शुभकामनाओं सहित या विद ऑल द ग्रीटिंग्स, या जो भी लिखना था वो अपनी तरफ से लिखकर एक लाइन मीना कुमारी ने अपने हस्ताक्षर किए। और ऐसे सैकड़ों ऑटोग्राफ लोगों के पास, उनके प्रशंसकों के पास हैं, जिनमें शुरुआत जो है बशीर बद्र साहब के एक शेर से होती है और अपनी बात जो है वो पूरी दुआओं के साथ वो समाप्त करती रही। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि इतने ज़्यादा उनके प्रशंसक थे। और सबसे बड़ी बात एक और ये मानी जाती है ख़ासियत कि उनके प्रशंसकों में, उनको कोट करने वालों में, उनको उद्धृत करने वालों में एलीट क्लास के लोग भी थे, संभ्रांत वर्ग जिसे आप कहते हैं, बड़े क्लास के लोग वो भी थे, और आम आदमी भी अक्सर गाहे बगाहे उन्हीं के शेरों का सहारा लेकर अपने मन के भावों की तर्जुमानी करता रहा लंबे अरसे तक। अब मित्रों, उनका एक शेर जो है अक्सर वो भी उसका जिक्र, बड़ी बात, क्योंकि वो शख्स किसी भी मुद्दे को बड़ी नज़ाकत के साथ उठाया करता था, संवेदना, कुनमुनाती हुई संवेदना के साथ। दंगे हुए, सांप्रदायिक दंगे मेरठ में हुए। मेरठ में बशीर बद्र का पूरा घर जला दिया गया, और उस घर में उनकी वो गज़लें भी और वो मैन्युस्क्रिप्ट भी, वो पांडुलिपियाँ भी जला दी गई, जिन पांडुलिपियों पर उस शख्स ने बहुत कुछ लिखा था। अपने काल खंड के, अपने समकालीनों के नाम बहुत सारे संदेश थे, बहुत सारे मैसेजेस थे, लेकिन वो सुपुर्द खाक हो गए। उनके सुपुर्द खाक होने से पहले की बात है, दंगे हुए। और उस वक्त बाद में जब उसकी दंगों की जो अभिव्यक्ति थी वो बड़ी गज़ब की थी। बशीर साहब ने तब एक बात कही थी कि लोग टूट जाते हैं, एक घर बनाने में, कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, और तुम रहम नहीं खाते बस्तियां जलाने में। बाद में उनसे पूछा भी गया कि क्या ये सिर्फ मेरठ के दंगों तक महदूद है, तो उन्होंने कहा था कि आप बेतुकी बात करते हैं, मेरे शेर को इस तरह से एक किसी हादसे में बांधने की मशक्क़त न करें। ये हमारे हालात हाजरा की एक तर्जुमानी करने वाला
उसको प्रस्तुत करने वाला, उनकी अभिव्यक्ति करने वाला शेर है, इसको उसी रूप में लें, इसका व्यापक अर्थ निकालें। व्यापक अर्थ से संदर्भ ये है कि जो हिंसा है वो किसी भी रूप में एक्सेप्टेबल नहीं, कितनी बड़ी तबाही लाती है, और उस तबाही को संवेदनाओं के धरातल पर किस तरह से एक शायर बयान करता है, ये उस बात को इस ढंग से लें। उसको सिर्फ एक दंगे से ना बांटें, जिस दंगे में मेरा घर जला था, न जाने कितने लोगों के घर जले होंगे। और मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि 91 वर्ष की उम्र में चले गए, और उससे पहले कुछ वर्ष लगातार वो डिमेंशिया में भी रहे। और अक्सर ये होता है कि डिमेंशिया जैसे लोग हैं जिनकी याददाश्त बिल्कुल चली जाती है, वो लंबी उम्र भी भोग जाते हैं, क्योंकि उनके सामने कोई ज़िंदगी का कोई एजेंडा शेष नहीं रहता। लेकिन ये बहुत लंबी उतनी उम्र नहीं भोग पाए। हालांकि बहुत सारे वीडियोस आप देखेंगे जिसमें इन्हें कुछ याद कराने का जब भी घर वालों ने कोशिश की, इनके बेटे ने, इनकी बेगम ने, तो इन्होंने बड़ी आसानी से उनके साथ दूसरा मिसरा, पहले के बाद दूसरा मिसरा, अपने अपने अल्फाज में, अपने अंदाज में धीरे 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 रफ्ता रफ्ता वो पढ़ डाला। जहन से चीज़ें वो मिटी नहीं, लेकिन उसके उसके ज़बान पर नई बात जो है वो मुमकिन नहीं थी। और धीरे धीरे इन्हीं शेरों को दोहराते हुए इसी मशक्क़त में आखिर एक दिन 91 वर्ष की उम्र में, 91 साल की उम्र में उसने आखिरी सांस ली। मित्रों, सबसे बड़ी जो हमारे परिवेश की दुखद बात है कि जिसके दीवानों में 3 प्रधानमंत्री थे, जिसके दीवानों में असंख्य नेता लोग, राजनेता लोग थे, जिसके माध्यम से, जिसके शेरों के माध्यम से वो अपने जज्बातों की तर्जुमानी करते रहे, उस महान शख्स के जनाजे में सिर्फ 20 या 25 लोग थे। इतने कम लोगों की वहाँ पर मौजूदगी जो है, इसको आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि वो कोई राजनेता नहीं थे, जिसके परिवार ने या जिसके लोगों ने या जिसके समर्थकों ने या प्रशंसकों ने इसे कोई इवेंट का दर्जा दिया हो। मित्रों, आजकल ये बदलते हालात में ये भी हो चला है कि मौत भी बेशक सुपुर्द खाक करना हो या अंतिम अंत्येष्टि करनी हो, अंत्येष्टि क्रिया करनी हो, चिता को अग्नि के सुपुर्द करना हो, सभी हालात को लोग कई बार इवेंट का दर्जा भी दे लेते हैं। लेकिन इस शख्स ने, इसके परिवार ने कोई ऐसा नाटक नहीं किया, ना लोगों को इस बारे में बताया, ना लोगों से कुछ ये खबर बांटी कि सुपुर्द खाक कब होंगे। और हुआ वही कि परिवार के लोग और उनके अलावा दर्जन 2 दर्जन लोग दीगर जो उस मोहल्ले के थे जहाँ ये रहते थे, वो लोग उसमें शामिल थे, इसके अलावा और कोई भी नहीं था। लेकिन ये दुखद इसलिए नहीं माना जा सकता कि ये हमारे आज के संवेदनहीन समाज की एक तर्जुमानी है कि जिसमें इतना बड़ा व्यक्ति, जिसके दीवानों में प्रधानमंत्री भी रहे हों, नेता लोग भी रहे हों, प्रशंसक एलीट क्लास भी रही हो, उसके अंतिम जनाजे में, उसके जनाजे में सिर्फ 20 लोग शामिल हों, है इतिहास के लिए शर्मिंदगी की बात होगी। लेकिन उस शख्स के लिए आप इसे शर्मिंदगी की बात इसलिए ना मानिए कि वो शख्स उस कम गैर हाज़िरी में भी, उसके बावजूद वो अमरत्व की दिशा में आगे बढ़ता गया, और उसकी यादें आज भी कायम हैं। सुपुर्द खाक के बाद भी उनका ज़िक्र लगातार चल रहा है। तो मित्रों, ये सब कुछ सोचने की और कुछ दुखद एहसास के साथ उदास होने की तो बात ज़रूर है। उदास होना तो हमारी नीयत ही है ऐसी शख्सियत के विदा होने के बाद। तो मित्रों, ऐसी चीज़ों पर विचार ज़रूर करते रहिए कि हम किस तरह के हालात में, किस तरह के परिवेश में हम लोग जी रहे हैं। शुक्रिया।